आज का फिजिक्स जो है ना वो चैप्टर 6 के बारे में वर्क एनर्जी एंड पावर क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं वर्क क्या होता है। वर्क मतलब क्या है? कर्म का मतलब काम। तो फिजिक्स के हिसाब से काम का मतलब क्या होता है कि तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमें मिला था ये कि नहीं? ओके। तो वर्क तब होगा जब एक फोर्स आपने एक किया और वो सीधा जा रहा है, फोर्स के साथ डिस्टेंस कवर किया तो भी वर्क डन होगा। तो मैंने ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे धक्का मारा तो ये फोर्स है। तो फोर्स मैंने इधर से मारा, इस डायरेक्शन में ही उसका मोशन हुआ और इस डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो है ना वो डॉट प्रोडक्ट होता है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। वर्क डन का जो डेफिनेशन है, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स is defined as the product of the displacement and the component of the force along the direction of displacement। हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वो डॉट प्रोडक्ट होगा क्योंकि हमें पता है कि वर्क डन इज ए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। यही मान लो कि एक बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर आपने फोर्स दिया, F फोर्स दिया, तो वो जो बॉडी है ना वो डिस्प्लेस्ड होगा जिस डायरेक्शन में, वो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा उसमें यदि डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ तभी वर्क डन होगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी होता है। तो वर्क डन क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। समझ में आया क्या? एफ एस कॉस थीटा क्यों लिखते हैं कि अगर कोई भी चीज़ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि परपेंडिकुलर हो, यानी कि इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, यदि कोई भी चीज़ के बॉडी का फोर्स ऊपर की तरफ और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर का मतलब क्या एंगल 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तब क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। वर्क डन जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट तो पता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा यदि लिखूँ तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस 90, कॉस थीटा क्या 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मतलब क्या है? जीरो। तो एफ एस जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जीरो। सो देयरफॉर वर्क डन जीरो होगा। जब क्यों जीरो होगा? जब थीटा का एंगल 90 डिग्री होगा। यानी कि यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री यानी कि आपस में परपेंडिकुलर हो तब वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया? वर्क का ऐसा यूनिट अभी क्या होता है? वर्क का ऐसा यूनिट पता है क्या? जूल, जो कि स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाए, स्मॉल लेटर जूल। तो ऐसा यूनिट वर्क इज जूल। हाँ, वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है? जूल। ओके, अभी इसका मतलब क्या है? द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। दैट इज व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस ए बॉडी, डिस्प्लेसेस ए बॉडी, मतलब ये फोर्स है तो फोर्स के सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, जहाँ पे फोर्स उसका सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है और डिस्प्लेस मान लो 1 मीटर, तो द प्रोडक्ट ऑफ दिस कितना होगा? 1 जूल। यही होगा, मतलब ऐसा यूनिट का डेफिनेशन। अभी जानते हैं अर्ग का मतलब क्या? ERG बोलते हैं अर्ग का मतलब क्या? इट इज द एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ वर्क इन CGS सिस्टम। CGS का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। one erg of work is said to be done if a force of one dyne displaces a body to the distance of 1 centimeter in its own direction। 1 erg is equal to 1 dyne into 1 centimeter। 1 erg का मतलब है वर्क डन, ठीक है। मान लो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की जगह में क्या आएगा? 1 डाइन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर, तब वो माना जाएगा 1 erg। 1 erg इज इक्वल टू 1 डाइन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये समझ में ये आना चाहिए रिलेशन बिटवीन जोल एंड अर्ग। एक जोल में 1 जोल इज इक्वल, मतलब 1 अर्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 जोल। 1 जोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। उल्टा हो गया ना, 1 जोल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क में कितना क्या यूनिट लगता है? किलोग्राम मीटर, KGM बोलते हैं, KGM शॉर्टकट में, और ग्राम सेंटीमीटर मतलब GCM।
मतलब ये जो केजीएम और जीसीएम है वो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क है। तो केजीएम का मतलब क्या है? इट इज़ द ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क इन ऐसा यूनिट 1 केजीएम। मतलब पहले तो देखो केजीएम क्या है? केजीएम है के 1 किलोग्राम मीटर। ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का ग्रेविटेशनल यूनिट है 1 केजीएम। और दूसरा है जीसीएम। इसका मतलब वर्क डन, इसका वर्क डन तभी कहलाएगा, वर्क डन इज सेड टू बी डन इन केजीएम if a force of 1 kgf if a force of 1 kgf displaces a body of 1 meter, then the value of this, उसका जो वैल्यू आएगा वो 9.8 न्यूटन इंटू मीटर। कितना होगा? 9.8 वर्क डन का एसआई जूल। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है? 9.8। इसलिए वर्क डन इज इक्वल टू 1 kgf। kgf का मतलब kg मतलब क्या? किलोग्राम फोर्स। मतलब फोर्स को हमने क्या मान लिया? फोर्स को मान लिया हमने केजीएफ। और डिस्प्लेसमेंट, इधर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट को मान लिया 1 मीटर। तब क्या होगा? ये दोनों का मीटर क्या है? ये फोर्स का यूनिट हुआ केजीएफ। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू पुट कर दिया, मिला 9.8 न्यूटन। हाँ, न्यूटन इंटू 1 केजीएफ कितना होगा? न्यूटन मीटर कितना होता है? 9.8 जूल। ठीक है। तो 1 जीसीएम क्या है? ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ वर्क। तो इधर में वर्क डन, इसका वर्क डन क्या होगा? इसका वर्क इज सेड टू बी डन इन जीसीएम। कितना होगा? 1 केजी तो नहीं है, 1 जी है, तो 1 जी इंटू सेंटीमीटर कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। 1 जी इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 जी इंटू 1 सेंटीमीटर, 1 जी एफ होगा। एफ मतलब क्या है? हमें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ना, तो फोर्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फोर्स को हमने क्या मान लिया? फोर्स इज इक्वल टू 1 जी एफ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 1 मीटर। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1 जी एफ इंटू 1 सेंटीमीटर। इसका वैल्यू कितना आएगा? 980 आर्क। 980 आर्क। इसलिए इसका जो वैल्यू है 1 जी सी एम इज इक्वल टू 980 आर्क। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्क डन का साइन कैसे होगा। देखो, जब पॉजिटिव वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा, पॉजिटिव वर्क मतलब वर्क डन का साइन जब पॉजिटिव होगा तब क्या आएगा? मतलब साइन पॉजिटिव तब होगा जब ये बॉडी है, उस बॉडी में आपने एक फोर्स दिया और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में हुआ। तो जिस डायरेक्शन में सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स दे दिया उसी सेम डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तब क्या होगा? वर्क डन का जो वैल्यू होगा W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव। और यहाँ पे जो थीटा का एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री होगा, लेस देन 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री से छोटा होने पर हमारा वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है। कहने का मतलब यही है कि फोर्स इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है और थीटा का एंगल 90 डिग्री से थोड़ा कम, तब क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू इसका साइन जो आएगा एफ एस कॉस थीटा का साइन जो होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा वर्क नेगेटिव क्यों होगा? वर्क नेगेटिव क्यों आता है? वर्क नेगेटिव इसलिए आता है जब वो थीटा का एंगल, थीटा जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। 90 डिग्री से ग्रेटर होने का मतलब वर्क डन का जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। वर्क डन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? एफ एस कॉस थीटा। तो यदि कॉस थीटा मतलब 90 डिग्री से बड़ा, यानी कि एफ एस कॉस 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या है? नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव वैल्यू आता है। इसका मतलब कि मान लो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स दिया, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स इस डायरेक्शन में दिया, फोर्स इस डायरेक्शन में दे दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर होने के बजाय अपोजिट साइड में कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? इसका अपोजिट में हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट अपोजिट फोर्स के अपोजिट होने का मतलब क्या है? ये जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। इसका मतलब जहाँ पे मोशन होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट जिधर होगा वही तो मोशन होता है ना, तो जहाँ पे मोशन होगा उसके अपोजिट क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो पूरा एंगल क्या है? 180 डिग्री। तो एफ एस कॉस 180 डिग्री क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, इसलिए नेगेटिव एंगल होगा। और इस फिगर में तो देख ही सकते हो कि जिस डायरेक्शन में फोर्स, उसका अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स है। फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तब वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव। नेक्स्ट है जीरो, यानी कि वर्क डन का जो फॉर्मूला है एफ एस कॉस थीटा, वो जीरो आएगा। इसका मतलब थीटा जो है, थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा जब 90 डिग्री है, कॉस 90, तो कॉस 90 डिग्री का मतलब क्या है? जीरो। कॉस 90 जीरो मतलब ये जीरो से मल्टीप्लाई करेगा तो जीरो। तो देयरफॉर वर्क डन का जो वैल्यू आएगा जीरो।
तब जब ये थीटा का एंगल कितना होगा 90 डिग्री होने पर वर्क डन 0 होता है। ठीक है, इसका मतलब फोर्स ऊपर की तरफ दे रहे हो, फोर्स ऊपर की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। इस एंगल क्या है 90 डिग्री। फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका एंगल क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री। तो एफ एस कॉस थीटा कॉस 90 कितना है 0। सो देयरफॉर इसमें वर्क डन क्या आएगा, वर्क डन 0। समझ में आया क्या? जैसे ये कूली के एग्जांपल मान लो, कूली, तो ये कूली आपका बैग पकड़ा है, इस कूली के बैग में का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और कूली किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। तो उसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कितना एंगल कर रहा है 90 डिग्री, और थीटा का 90 डिग्री का मतलब एफ एस कॉस थीटा, थीटा 90 डिग्री मतलब cos 0। ठीक है, तो ये होगा 0 वर्क।